आवाज वगैरह तो सब ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले के क्लास में हम आपको प्लांट सेल एनिमल सेल में अंतर बता दिए थे, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक समझा रहे थे। ये सब चीज़ों को हम आपको इससे पहले के क्लास में बता दिए थे। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक समझा दिए थे ना। बाबू देखिए, इसमें ध्यान से देख के बताइए, इसमें प्रोकैरियोटिक कौन सा है? प्रोकैरियोटिक सॉरी तो लिख ले है इस पे, तो बताइए देगा सब। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसी चीज कुछ होता ही नहीं है ससुरा इसमें। इसमें ना माइट्रोकांडिया होता है, ना ही इसमें लाइसोसोम होता है। कुछ खास चीज इसमें नहीं होता, ना क्लोरोप्लास्ट होता है, कुछ भी नहीं होता है। इनके बाहर सीलिया और फ्लेजला होता है। बाहर में क्या होता है बताइए? ये लंबा वाला पूंछ फ्लेजला है, और ये सब क्या है? सीलिया है। इसके बाहर एक सेल वॉल टाइप का एक कवर, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस की सेफ्टी के लिए न्यूक्लियस के बाहर एनवेलप भी नहीं होता है। बताइए, इसके अंदर प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम तो होता है, बट यह राइबोसोम कौन सा होता है? 70S वाला होता है। कौन सा होता है? 70S वाला। जबकि इसमें देखिएगा इतने बड़े बड़े कोशिका के अंग होते हैं जिसका कोई हद नहीं। तो बताइए, हम लोग या पेड़ पौधे या जानवरों में कौन सा होता है? यूकैरियोटिक होते हैं हम लोग। यूकैरियोटिक यानी विकसित कोशिका होते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हम अंतर बता दिए थे आप लोग को। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटे बैक्टीरिया वायरस में होता है, और इनमें ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका का सबसे मुख्य भाग जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन के बाहर किसी भी तरह का कवर नहीं लगा रहता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के बाहर कवर नहीं होता है। देखिए, इसमें माइट्रोकांडिया तो होता ही नहीं है, तो श्वसन जो होता है ऑक्सीजन माइट्रोकांडिया में जा ही नहीं पाता है। इसलिए वो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, लिक्विड जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, उसी में सारा ऑक्सीजन चला जाता है यहाँ पे। इसके बाद कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली तो सब में पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, बहुत कमजोर होती है। और 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। 70S टाइप का क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। जबकि इसमें देखेंगे माइट्रोकांडिया, गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ATS पाया जाता है। श्वसन माइट्रोकांडिया में होता है। न्यूक्लियस के बाहर एनवेलप होता है, आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। अगर आप कुल ले देखे एक छोटा सा निष्कर्ष पे आइएगा यूकैरियोटिक के बारे में, तो आपको तो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला क्या होता है कि इनके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति, देखिए हम लोगों की कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन हमारी ही कैटेगरी में आते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। कौन होते हैं? यूकैरियोटिक। उनमें कोशिका भित्ति होती है। तो इसमें एक तो हो गया कोशिका भित्ति पाया जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस पाया जाएगा, बट ये न्यूक्लियस के बाहर किसी भी तरफ का कवर नहीं लगा रहेगा। न्यूक्लियस के बाहर एनवेलप नहीं रहेगा। तीसरा क्या पाया जाएगा? देखिए, इसके अंदर जो लिक्विड होता है जीव द्रव्य पाया जाएगा। राइबोसोम पाया जाएगा, बट वो 70S होगा। इसे सूखने से बचाने के लिए जीव द्रव्य पाया जाएगा। जीव द्रव्य का काम क्या होता है? कोशिका को सूखने से बचाना। इसके अंदर सूख जाएगा तो सब मरिए जाएगा। आपको बताए हैं जीव द्रव्य की नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने। जबकि हेक्सले ने कहा था यह जीवन का भौतिक आधार है। आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। अगर आपका याददाश्त काम कर रहा है तो आपको बताए थे कि इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, जिस लिक्विड को हम जीव द्रव्य कहते हैं। अगर इस लिक्विड में 1% भी पानी की कमी आ गई, इस लिक्विड में 1% पानी की कमी आ गई, कितने परसेंट बाबू?
1%। तो 1% कमी से हमें प्यास लगता है, और इस लिक्विड में अगर 10% की कमी आ गई तो इंसान मर जाता है। डायरिया में ये कमी आने लगती है, डायरिया में लगभग 3% पानी की कमी हो जाती है, 4%, और 4% के बाद पानी की कमी हो गई तो लोग क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं डायरिया के केस में। अकबर जैसे राजा मर गए ससुरे डायरिया के चक्कर में, सिकंदर मर गए यहाँ पर। तो बताइए, हम लोग में जो कोशिकाएं होती हैं वो विकसित होती है इसमें, इसलिए उसमें हर एक चीज है। और ये ससुरा प्रोकैरियोटिक में कुछ है ये नहीं है। एक बाहर कोशिका भित्ति है, अब बताइए कोशिका भित्ति होगा तो कोशिका झिल्ली तो होना ही चाहिए ना बाबू, बताओ। कोशिका भित्ति होगा तो भित्ति तो होता है डबल लेयर, तो डबल लेयर के पहले सिंगल लेयर तो होगा ना। तो इसमें कोशिका झिल्ली भी होती है, देखिए एक कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, उसके बाहर एक कोशिका भित्ति पाई जाएगी। इसका दिमाग चलाने के लिए न्यूक्लियस होगा, लेकिन उस न्यूक्लियस के बाहर किसी भी तरह का एनवेलप नहीं होगा। यानी इसके अंदर पाया जाने वाले बस दो ही चीज होते हैं। इसके अंदर क्या चीज, एक तो कवर हो गया, इसके अंदर बस दो ही चीज पाया जाएगा, एक पाया जाएगा न्यूक्लियस, एक पाया जाएगा राइबोसोम। और इसे सूखने से बचाने के लिए जीव द्रव्य, इसे सूखने से बचाने के लिए जीव द्रव्य। वही अगर आप यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो यूकैरियोट में अथाह चीजें पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगा, राइबोसोम में एटीएस होगा, लाइसोसोम होगा, सेंट्रोसोम होगा, एक जगह से दूसरे जगह पानी रखने के लिए वैक्यूल्स होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसके अंदर पाया जाएगा। सीलिया फ्लैजेला तो इसमें भी पाए जाते हैं, सीलिया फ्लैजेला बाहर में, सीलिया और फ्लैजेला दोनों में पाए जाते हैं, सब दोनों में पाए जाएंगे। याद रहेगा ना बाबू, किसी को दिक्कत नहीं। इसीलिए इसे अविकसित कहते हैं, इसमें किसी काम की चीजें नहीं है। सीलिया फ्लैजेला कोशिकाओं के मूवमेंट का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में काम करता है। इसके अंदर भोजन कैसे बनाएगा, तो भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल भी पाया जाएगा हल्का सा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आगे बढ़े। कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, सीलिया फ्लैजेला दोनों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाना, बताइए ये भोजन कैसे बनाएगा। ये भोजन क्लोरोफिल पाया जाएगा इसके अंदर। क्लोरोफिल से क्या बना देगा भोजन, मेरी ओर ध्यान दो बाबू। इससे ना कभी क्वेश्चन आते हैं तो लड़का लोग फंस जाता है। लड़का कहने का मतलब है स्टूडेंट फंस जाता है। लड़की सब शिकायत करती है कि खाली लड़का लड़का बोलते हैं। अरे लड़का मतलब बायोलॉजी से ढेर ही सबको बतिये पे ध्यान रहता है कि कौन सी बोल रहे हैं। देखिए इनके बाहरी संरचना देखते हैं तो इनमें सीलिया पाया जाएगा, दूसरा इनमें फ्लैजेला पाया जाएगा, सीलिया और फ्लैजेला पाया जाएगा। इसके बाहर सेल वॉल पाया जाएगा, सेल वॉल पाया जाएगा। अंदर चलिए, सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप जाएंगे तो राइबोसोम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइबोसोम, लेकिन यह राइबोसोम 70S वाला मिलेगा। बताइए न्यूक्लियस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, बिल्कुल न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के बाहर कवर नहीं होगा। ससुरा के अंदर डीएनए जो होता है, देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर समझिए, अपने मन से आपको बताना पड़ेगा। ये डबल लेयर का होगा ना, ये डबल लेयर, तो इसे हम कहेंगे डीएनए। ये डबल लेयर का होगा तो इसे क्या कहेंगे, डीएनए कहेंगे। डबल लेयर है तो डीएनए। और अगर इसी को सिंगल लेयर बना दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा आरएनए। सिंगल बना देंगे तो क्या बन जाता है, आरएनए। अब अपने आप को दिमाग से बताना है कि डीएनए इसमें पाया जाएगा कि आरएनए पाया जाएगा। वही आपको सोच के बताना है कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए होना चाहिए डबल वाला कि सिंगल वाला आरएनए होना चाहिए। डबल वाला डीएनए होना चाहिए या सिंगल वाला आरएनए होना चाहिए, अपने मन से सोच के बताइए, क्योंकि वो अविकसित कोशिका है, उसमें हर चीज छोटा देना है। वेरी गुड, कुछ लोगों का आंसर सही है। इसमें आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, आरएनए। क्योंकि देख रहे हैं कि जब राइबोसोम की बारी आई तो बड़का इधर गया 80S, छोटका इधर आया 70S। तो भैया जब डीएनए और आरएनए में आएगा तो बड़का भाग डीएनए उधर चल जाएगा, आरएनए इधर आएगा। बताइए इसके अंदर की कोशिकाएं सूख ना जाए, इस वजह से इसमें क्या भरा होता है, जीव द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है, जीव द्रव्य भरा होता है, जीव द्रव्य। वही अगर आप प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक की, या प्रोकैरियोटिक तो बता दिए यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में अथाह चीजें भरी होती हैं। चलिए हम यूकैरियोटिक को इधर लिखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अगर बाहर दिखेगा सबसे पहले तो इसमें भी सीलिया और फ्लैजेला पाया जाएगा, सीलिया पाया जाएगा, फ्लैजेला पाया जाएगा,
ठीक है, बाहर में सेल वॉल होगा। अगर पेड़ पौधा है तो बाहर में क्या होगा, सेल वॉल। और पेड़ पौधा नहीं है, हम लोग हैं, तो सेल मेम्ब्रेन होगा। हम लोग में तो सेल मेम्ब्रेन होता है। अंदर चलिएगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। और इसमें क्या पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी पाया जाएगा। और क्या पाया जाएंगे भाई, गोल्जी बॉडी के बाद राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद राइबोसोम मिलेगा। बताइए राइबोसोम में कौन सा मिलेगा, एटीएस मिलेगा, राइबोसोम यहाँ पर एटीएस मिलेगा। पानी रखने के लिए वैक्यूल्स मिलेगा, पानी रखने के लिए क्या मिलेगा, वैक्यूल्स मिलेगा यहाँ पे। इसके अंदर पानी के अलावा अगर आप देखेंगे न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, एनवेलप होगा कि नहीं, कवर होगा। न्यूक्लियर के बाहर क्या रहेगा, कवर, वो बिना कवर रहेगा। इसके अंदर डीएनए मिलेगा कि आरएनए मिलेगा, तो ज़्यादा डेवलप क्या मिलेगा, डीएनए मिल जाएगा यहाँ पर। भोजन बनाने के लिए बताइए इसको क्लोरोप्लास्ट मिला था कि नहीं, भोजन बनाने के लिए इसे क्लोरोप्लास्ट मिला था, क्लोरोप्लास्ट, इसे भी भोजन बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। अगर ये पेड़ पौधा है तो क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर भी सूखे ना, इसलिए इसमें भी क्या भरा हुआ है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म इसमें भरा हुआ है। तो दोनों में आप अंतर समझ में आ गया, दोनों में आप लोग को अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कुछ चीजें कॉमन है जो दोनों में पाई जाती हैं, जैसे राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, अंतर बस साइज का आएगा, 70S और 80S। अब आप बताओ जितने भी कीड़े मकोड़े फैलाने वाले हैं, सब बीमारी फैलाने वाले, सब किस में जाएंगे, सब प्रोकैरियोटिक में जाएंगे सब। और जितने हम लोग हैं यूकैरियोटिक में जाएंगे। आप लोग किस में जाएंगे, यूकैरियोटिक में जाएंगे सब। घोड़ा गधा किस में जाएंगे, यूकैरियोटिक में। लड़का सब किस में जाएगा, यूकैरियोटिक। लड़की यूकैरियोटिक। हिंदी मीडियम यूकैरियोटिक, इंग्लिश मीडियम यूकैरियोटिक। आगे बढ़ जाए, हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन पूछा था, क्या यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक हो सकती हैं, ये कैसे हो जाएगा। मैट्रिक किया हुआ लड़का, ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का मैट्रिक में जाके फेल हो जाए। देखिए ध्यान से, मेरी ओर ध्यान दीजिए। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या यह यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, फटाफट बताइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रोकैरियोटिक है। सेंट्रोसोम सॉरी यूकैरियोटिक है, सेंट्रोसोम यूकैरियोटिक हो गया। लाइसोसोम यूकैरियोटिक हो गया आपको। वैक्यूल्स यूकैरियोटिक हो गया। गोल्जी बॉडी यूकैरियोटिक हो गया। अगर बताइए इसमें क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, क्या कहेंगे, प्लास्टिड कहते हैं, ये यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के बाहर कवर है, क्या हो गया भैया, यूकैरियोटिक। तो ये सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक की पहचान है। इस कोशिका को देख रहे हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। हम यूकैरियोटिक में बस यहां प्लास्टिड हटा दीजिएगा तो ये मानव की कोशिका हो जाएगी। प्लास्टिड घुसेड़ दीजिएगा तो ये सूर्य से भोजन बनाने लगेगा, हटा दीजिएगा तो मानव वाला, जंतु वाला हो जाएगा। तो देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों किसका हिस्सा है, यूकैरियोटिक। अरे भैया यूकैरियोटिक में एक हिस्सा होता है जंतु का और एक होता है पादप का। पादप की कोशिकाएं बड़ी होती हैं जंतु की तुलना में। इनमें दो चीजें बस एक्स्ट्रा होती है, एक होती है प्लास्टिड और एक होता है सेल वॉल। एक क्या होता है, सेल वॉल। बाकी तो ये जंतु कोशिका के ही समान है। मेरी ओर ध्यान दीजिए, अब यहां पे मेरी ओर ध्यान दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का होना इस बात का पहचान है कि यह कोशिका यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। मेरी ओर ध्यान दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का होना इस बात की पहचान है कि यह यूकैरियोटिक है। एक ये तो पहचान हो गया। दूसरी एक और पहचान है यूकैरियोटिक की कि राइबोसोम का एटीएस होना, राइबोसोम का
एटीएस होना ये भी पहचान है यूकैरियोटिक की, ये भी पहचान है यूकैरियोटिक की। लेकिन देखिए ध्यान से, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि ऊर्जा बनाता है तो इसे ऊर्जा निर्माण करने के लिए इसके आंतरिक संरचनाओं को देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचनाओं को, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहते हैं। और इस क्रिस्टी के अंदर क्या पाया जाता है? राइबोसोम, और वह पाया जाता है 70S वाला। अब हो गया बवाल, मेरी ओर ध्यान दीजिए। यह पूरी की पूरी कोशिका जो है, यह पूरी की पूरी कोशिका, यह एक यूकैरियोटिक कोशिका है। यह पूरी की पूरी कोशिका एक यूकैरियोटिक कोशिका है। पहचान बहुत ज़्यादा है, लाइसोसोम का होना, सेंट्रोसोम का होना, ईआर का होना, राइबोसोम का एटीएस होना, प्लेटलेट पाए जाना, प्लास्टिड पाए जाना, गाल्जी बॉडी, ये सारा का सारा पहचान है यूकैरियोटिक का, यानी हम लोग की कोशिका। हमारी ही कोशिका के अंदर जो ससुरा प्रोटीन बनाने, जो ऊर्जा बनाता है, नाम क्या इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। इस ससुरा अपने अंदर चोरवा के, छुपा कर एगो 70S राइबोसोम रखा रहता है, और इससे कहता है ना कि तुम हमको प्रोटीन दो, तो 70S कहता है कि भैया तुम्हारे को प्रोटीन बहुत जरूरत है, हम कहाँ बना पाएंगे, तुमको तो ज्यादा जरूरत है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि रे चोट्टा, हम तुमसे कह थोड़े रहे कि तुम प्रोटीन बना के सबको दो, सबको दोगे तब ना तुमको जरूरत ज्यादा पड़ेगा। सबको देने के लिए तो एटीएस वाला है, ये है एटीएस प्रोटीन बनाएगा, वो ईआर को भी देगा, सबको देगा। लो 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 लो, प्रोटीन बनेगा, सब में बटेगा, प्रोटीन बनेगा, सब में बटेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि भैया हमको दिन भर ऊर्जा चलाना पड़ता है, क्योंकि जब भी आदमी सांस लेगा वह सांस कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और आदमी सांस लेना बंद करेगा नहीं, तो कह रहा है भैया हमारा 24 घंटा काम है। तो ये वाला जो राइबोसोम है एटीएस, ये प्रोटीन बनाता है तो सबको देता है, और तनिषा हमको भी दे देता है। अब बताओ, हमारा काम ज्यादा है ना। तो इस ससुरा अपना एगो पर्सनल कारखाना रखा है प्रोटीन का, छोटका फैक्ट्री 70S। कौन सा? 70S। तो क्वेश्चन पूछता है बाबू, कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण तो राइबोसोम कर ही देता है, और यह एटीएस राइबोसोम करता है। कोशिका के अंदर का कौन सा अंग है जो ससुरा अपने लिए पर्सनल राइबोसोम रखे रहता है? तो पर्सनली राइबोसोम रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन यह अपना राइबोसोम से बनने वाला प्रोटीन दूसरे को नहीं देता है। तो बताइए, यह 70S जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, 70S जो किसके अंदर है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्या दूसरे के काम में आएगा? नहीं आएगा। तो अब ये कोशिका कौन सी थी? यूकैरियोटिक। ये कौन सी का थी? यूकैरियोटिक। इस यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा चीज था, माइटोकॉन्ड्रिया जो अपने पास 70S रखा है, जो किसका गुण है? यह 70S किसका गुण है? प्रोकैरियोटिक का। यह गुण किसका है? प्रोकैरियोटिक का, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का। इसलिए क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर वह कौन सा ऐसा अंग है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक के गुण पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ससुरा एक ऐसा अंग है जो अपने लिए भी प्रोटीन बनवाता है, अपने अंदर रखे 70S के माध्यम से। तो बताइए, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक वाला लक्षण किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोटिक वाला लक्षण पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा था। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? किसे कहेंगे? ठीक है, ये तो हम वो बोल देते चुपचाप, ऐसे समझाने में टाइम लगता है ना, समझ गए होंगे। अच्छा ये बताइए, मेरी वो ध्यान से देख के बताइए, इसको अलग से प्रोटीन इसलिए लेना पड़ा कि इसको बहुत ज्यादा वर्क करना था। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अलावे भी एक ऐसा
अंग है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अलावे भी एक ऐसा अंग है जिसे हमेशा काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो वो भी कहता है कि भैया हमको भी 70s दे देता ना, तो हमरा नहीं घटता, हम ओवर टाइम काम करते रहते। एकरा भरोसे बैठेंगे तो ससुरा कब बनाएगा, कब बनाएगा तो बनाएगा अपना एटीएस से, तनीसा इनको देगा, इनको देगा, इनको 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 इनको, ससुरा चटनी बन जाएगा। हमरा तो हमेशा काम है। तो इस कोशिकांग के अंदर वैसा कौन सा ऐसा अंग जो आपको दिखता है कि नहीं उसको भी 70s एक छोटा सा अपना प्रोटीन का कारखाना रखना चाहिए? बताइए ऐसा किसको लगता है? और कौन सा होगा जिसको वर्क ज्यादा है? सोच के बताइए, 2 मिनट सोच के बताइए, आंसर हड़बड़ा के नहीं देना होता, थोड़ा देर से ही आंसर दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि वह आंसर गलत हो जाए ये मायने नहीं रखता है, बट उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक आपका होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों बोले आप। ऐसा नहीं मन में आया तो कोई वैक्यूल्स बोल रहा है, कोई लाइसोसोम बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई ईआर बोल रहा है। ईआर का काम क्या है? एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया, उसका दूसरा काम क्या है? तो पचकने से बचाता है कोशिका को। सेंट्रोसोम का क्या 24 घंटा काम है, जब तक कोशिका टूटे फूटेगी नहीं सेंट्रोसोम विभाजन नहीं करेगा। लाइसोसोम का कोई 24 घंटा काम है, जब तक कोशिका में तड़ाम भड़ाम नहीं होगा ये गलाएगा ना। वैक्यूल्स का कोई काम थोड़े, पनिया स्टोर करता है फिर छोड़ देता है, बनाता नहीं ना पानी। गल्जी बॉडी, अरे भैया गल्जी बॉडी क्या करेगा? जो ऊर्जा को बस ले जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, अपना उसका कुछ नहीं है। प्लास्टिड बबुआ, प्लास्टिड, सोचो मेरे बाबू जरा सोचो। प्लास्टिड को हम लोग हिंदी में कहते हैं लवक, हिंदी में कहते हैं लवक। ऐसे सूरा 3 टाइप का होता है। हरित लवक ये खाना बनाता है, अवर्णित लवक, अवर्णित लवक ये खाना को स्टोर रखता है, और एक होता है वर्णित लवक ये फलों को रंग प्रदान कर देता है, टमाटर को लाल, आलू को हरा। समझे? तो बताओ बबुआ मेरी ओर ध्यान से, इसके पास भी पाया गया 70s, इसके पास भी पाया गया 70s, और ये चुप्पे दूसरे से बताते नहीं है सब, नहीं तो ई गालजी बॉडी उधार मांगेगा। ए प्लास्टिक चाचा तनी सा प्रोटीन हमरो को, तो कहेगा भाग यहाँ से, सोचा तूने प्रोटीन बनाने का काम एकरा है, एकरा से मांगो। तो चुप्पे चाप रख ले है सब, ये दोनों चुप्पे चाप रख ले है सब दोनों। हम लोग में तो प्लास्टिक ना पाया जाता है, तो हम लोग में तो बस माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इहो ससुरा रख ले है कौन? 70s। तो एकरो अंदर लक्षण है प्रोकैरियोटिक का, इसके अंदर भी लक्षण है प्रोकैरियोटिक का, लेकिन ये दोनों हैं किसका हिस्सा? यूकैरियोटिक का। मजबूरी है इनका यहाँ पर रख लेना। जिसको बहुत बार अप एंड डाउन करना पड़ता है वो अपने घर में मोटरसाइकिल या कार खुदे रख लेता है, किसी को कभी कभी जाना है तो काहे लिए रखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछेगा बबुआ, ठीक है। यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक का लक्षण 2 ही जगह दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा काम करना होता है, अतः यह केवल और केवल ओरिजिनल राइबोसोम जो ATS वाला है उसके द्वारा बने गए प्रोटीन पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो भी देता है। इसके अलावे यह इनका काम न रुके, अपना छोटा छोटा कारखाना लेके बैठे रहते हैं। सबको समझ में आ गया? वाह, सबको समझ में आ गया। एक बात बताइए, अगर किसी कोशिका के बाहर दीवार नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है, तो वो मानव यानी जंतु कोशिका है या पादप कोशिका है? दीवार नहीं है, कोशिका भित्ति में तो एक्स्ट्रा मजबूती नहीं है, तो मानव कोशिका है। कौन सी है? मानव को। हम लोग में छाल थोड़े पाया जाता है, मानव कोशिका। चलिए अब ध्यान दो बाबू, सब लोग समझ रहा है लोग। ये हो गया भैया कोशिका। इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा बनाना, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पचकने से बचाता है, यहाँ हो गया सेंट्रोसोम हो गया, यहाँ हो गया आपका लाइसोसोम हो गया, यहाँ आपका वैक्यूल्स हो गया, यहाँ आपका गल्जी बॉडी हो गया, यहाँ आपका कुछ और हो गया, यहाँ एगो न्यूक्लियस बना देते हैं। क्या बना देते हैं? न्यूक्लियस। क्या बना दिए? न्यूक्लियस। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं?
ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस को कहा जाता है। कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है कोशिका का ब्रेन। ये बताओ किस कोशिका का ब्रेन, ध्यान से सुनियो, किस कोशिका का ब्रेन अर्थात किस कोशिका का न्यूक्लियस एनवेलप यानी कवर नहीं लगा होता है? यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक? हाँ, अविकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक में कवर नहीं लगा रहा, लेकिन हम लोग की कोशिका, पेड़ पौधों की कोशिका, दोनों की दोनों कोशिका, भले प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग है लेकिन दोनों प्रो यूकैरियोटिक में आते हैं। तो ये हो गया हम लोग का न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। आगे बढ़े, ये हो गया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में अगर देखिएगा जूम करके तो लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर से, बताइए न्यूक्लियस की खोज किसने किया? न्यूक्लियस की खोज किसने किया? हम बताए थे आपको, गुठली ज्यादातर चीजों का न्यूक्लियस ब्राउन होता है। लीची का ब्राउन होता है, अब मूंगफली का न्यूक्लियस ब्राउन होता है, जामुन का ब्राउन होता है, जितने चीजों का देखेंगे ज्यादातर का ब्राउन होता है। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन ने जब जूम करके न्यूक्लियस को देखा तो उन्होंने देखा कि ससुरा इसके अंदर कुछ कुछ लिक्विड जैसा तैर रहा है। रॉबर्ट ब्राउन को लगा कि होगा कुछ, रॉबर्ट ब्राउन को लगा होगा कुछ, तो रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज करके चले गए। तो एक आया, कहा कि आखिर ससुरा इसमें तैर कौन ची रहा है? तो जो इसमें अंदरवा था उसको निकाल के जूम करके देखा तो देखा कि ससुरा रिंच ऐसा कुछ है, इसमें रिंच ऐसा कुछ है। तो इसका नाम दिया गया क्रोमोसोम। क्या दिया गया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्रोमोसोम या गुणसूत्र, इसकी खोज किसने किया? वाल्डेयर ने। किसने किया? वाल्डेयर। ये बताओ, ये जो रॉबर्ट ब्राउन हुआ था, ये जूम कर देता तो ये वाल्डेयर का नाम याद नहीं रखना पड़ता? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रॉबर्ट ब्राउन जब ससुरे केंद्रक की खोज करवे किए थे तो वह ब्राउन ब्राउन खोज कर दिए रहते तो हम लोग को वाल्डेयर नहीं ना पढ़ना रहता। वाल्डेरा गया तो देख के निकाला काय में तो सलाई रिंच ऐसा है, और क्या है भैया? गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र है। और देखा कि ऐसा ऐसा 23 जोड़ा गुणसूत्र था। देखिए ये एक जोड़ा है, आधा इधर और आधा इधर, दूगो का हिस्सा है। पिलास देखते हैं, पिलास गुणसूत्र दूगो को मिला के बनता है। तो ऐसा ऐसा हम लोग में कितना जोड़ा? गुणसूत्र 23 जोड़ा, संख्या में 46। तो गुणसूत्र की खोज किसने किया? वाल्डेयर ने। कौन किया? वाल्डेयर। आगे जो वैज्ञानिक आए सब कहे सब कि ससुरा ये गुणसूत्र क्या चीज है, इसको और नोच के देखते हैं। तो ससुरा सब इसको जब नोच के देखा तो कहा कि बारे भैया पूरा तो स्प्रिंग है रे, पूरा का पूरा स्प्रिंग है। ऐसे तान के देखा सब ऐसे, तो स्प्रिंग टाइप का निकल गया। क्या निकल गया? स्प्रिंग टाइप का। इसी स्प्रिंगवा को कहा गया डीएनए। इस स्प्रिंगवा को क्या कहा गया? डीएनए। सबसे पहले डीएनए देखा था कार्ल्सबर्ग ने। किसने दिखा था? कार्ल्सबर्ग। सबसे पहले दिखा था कार्ल्सबर्ग, और इसका डिजाइन दिया था वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का डिजाइन, ये गोलाकार डिजाइन किसने बनाया था? वाटसन एंड क्रिक। लेकिन सबसे पहले देखा कौन था? तो कार्ल्सबर्ग। सबसे पहले देखा कौन था? कार्ल्सबर्ग। डीएनए को सबसे पहले देखा कार्ल्सबर्ग, हालांकि डिजाइन तैयार किया वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। अब ये बताओ बाबू, जरा खुद से सोच के देखो, इस ससुरा कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं केंद्रक। और केंद्रक की खोज जो किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन ने। ससुरा अगर वो केंद्रक को ही अच्छा से खोल खाल के चेक करता है कि इसके अंदर वह क्या तैर रहा है, तो खुद उसी को मिल जाता है कि भैया ये बड़का सिस्टम का नाम है क्रोमोसोम या गुणसूत्र। वाल्डेयर की जरूरत नहीं पड़ती। और वाल्डेयर अगर खींच के देखता है कि इसमें है क्या, तो डीएनए की खोज हो जाती। इसी के द्वारा हम लोग को अलग से कार्ल्सबर्ग और वाटसन एंड क्रिक नहीं पढ़ना पड़ता। और आगे देखिए, आगे जोहानसन आया, उस ससुरा औरों खींच दिया, कहा कि इसमें क्या चीज है, औरों खींच दिया, कहा कि अरे बाप रे बाप,
ये बाप रे, में कौन ची है रे, वो देखा कि अंदर वो कुछ कुछ है इसमें। इसने कहा ओ माय गॉड, ये तो है आपका जीन। ये क्या है? जीन है, जीन। डीएनए के अंदर क्या पड़ गया? जीन। जीन को किसने खोजा था? जोहानसन। जोहानसन, जीन की खोज जोहानसन। तो सबसे छोटा तो ससुरा जीन हो गया, इसको जोहने में टाइम लगेगा। जोहना मतलब समझते हैं खोजना। देहात में कोई किसी चीज को बड़ी मुश्किल से खोजता है, नहीं मिलता है तो कहते हैं जोह दो, जोह दो। तो जोह से याद रखिए जोहानसन, सबसे मुश्किल से जोहा था जोहानसन, तो सबसे छोटका हो जाता है जीन। सबसे छोटका क्या हो जाता है? जीन। ये सारा का सारा किया धरा बेचारा रॉबर्ट ब्राउन का है। बताओ, अगर केंद्रक की खोज ससुरा रॉबर्ट ब्राउनवा किया था तो इसी को ना देखना चाहिए। अंदरवा जो तैर रहा है वो क्रोमोसोम है, उसको निकाल के खींचता तो वो डीएनए बनता, ओकरा और खींचता तो क्या बन जाता है? जीन। अब जीन को समेटेंगे तो क्या बनेगा? डीएनए। डीएनए को समेटेंगे क्या बनेगा? क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस में। याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत? क्रोमोसोम कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस में चला जाएगा। बताइए, केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के अंदर तैरने वाले, केंद्रक के अंदर तैरने वाले क्रोमोसोम, केंद्रक के अंदर तैरने वाले क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया। जब क्रोमोसोम को खींचा गया तो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए को। डीएनए को खींचा गया तो बन गया जीन। यानी डीएनए किससे बना है? जीन से। किससे बना है? जीन से। किससे बना है? जीन से। और इसी के अंदर इंफॉर्मेशन है कि हाथी के बच्चा को पता है कि हाथी में से सूंड कहाँ निकल रहा है। हम लोग के बच्चा में कभी सूंड नहीं निकलता है। समझ आ गया कि नहीं? कुछ लोग का दतवा बाहर चल जरूर आता है, इसे दताइल। सूंड नहीं होता, इसे दताइल लोग ये दता जाता है तो वो सूंड थोड़े हो जाता है यहाँ पे। तो हर पीढ़ी को अपना सारा इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर करके रखती है? तो इसी में स्टोर करके रखता है। अब आप इसे जीन कहना चाहें, आप इसे डीएनए कहना चाहें, या आप इसे गुणसूत्र। देखिए, सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला, सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला, गुण का मतलब होता है क्वालिटी। जैसे हाथी का सूंड होना ये उसका एक गुण है, हाथी का सींग होना उसका गुण है, हाथी का विशाल आकार होना ये उसका गुण है। तो सारे गुण का फॉर्मूला जहां है उसी को कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र। हमारे में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ा, यानी संख्या में 46। संख्या में 46। तो हमारे शरीर को बनाने के लिए कितने फार्मूला की जरूरत? 46 फार्मूला। यानी कितने जोड़ा फार्मूला की जरूरत? 23 जोड़ा फार्मूला की जरूरत। तो उसे कहते हैं गुण को बनाने वाला गुणसूत्र। गुण को बनाने वाला गुणसूत्र। ये जोड़ा में का है? तो हमारे पास ज्यादातर चीजें जोड़ा में है, ज्यादातर चीजें जोड़ा में। अखिया दूगो, नकिया दूगो, मैंने एक गो है, वो दूगो है ना। जबड़ा देखिए 16 दांत नीचे, 16 दांत ऊपर, एगो कान एन्ने, एगो कान एन्ने, एगो आँख एन्ने, एगो आँख इंदर। दूगो जोड़ा में, दूगो हाथ, दूगो पैर, दूगो दिल। दिल दूगो नहीं, दिल एक के है। एगो गाना है ना, काश कहीं ऐसा होता दो दिल होते सीने, दूगो दिल होंगे ससुरे तुनाई। अपने को नहीं देख रहा है कि लाल पीला हरा नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ना ये देखेंगे, अपने रहेंगे मुंह झौंसल और देखेंगे और लात मार देगी तो दूगो दिल होता सीन। अरे यार बताओ, 2 दिल बनाने में ज्यादा मेहनत पड़ेगा, बहुत मेहनत है 2 दिल बनाने में। पूरा सूत्र चेंज करना पड़ेगा, पूरा क्रोमोजोम 46 के जगह 47 करना पड़ेगा, डीएनए चेंज हो जाएगा, जीन चेंज हो जाएगा ना, सब चेंज करेंगे ससुरात नहीं, लेकिन देखेंगे जरूर। मार देगी लात तो जाएंगे लोग यहाँ से। 2 दिल होते सीने में, कोनो कहेगा 4 गो किडनी होता, पियक्कड़ रहेगा, पीने के बाद कहेगा काश कहीं ऐसा होता 2 लीवर होते पेट में, एक फट भी जाता पीने में, तकलीफ ना होती जीने में। सजुरा कहीं बताओ, आपन लक्षण ना सुधारेगा लोग, पूरा बायोलॉजी चेंज करेगा। बताओ, पूरा सूत्र बना हुआ है, ये सूत्र कभी चेंज होने वाला है? लीवर फाड़ेगा अपना, पी के, दारू पी के लीवर फाड़ेगा और उधर लाल पीला हरा करके दिल फोड़ देगा अपना। जितना खाली बैठल रहता है ना, इन्हीं सबको कोई ना कोई पसंद आता है। चलो ध्यान दो इधर। तो बताइए, न्यूक्लियस, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस,
और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, गुणसूत्र, यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जितने गुणों को ले जाना है वो इसी सूत्र से ले जाती है, इसलिए इसका नाम है गुणसूत्र। तो बताइए, बाप का गुण बेटे में जाता है, वो वाला गुण नहीं कि गुण मतलब है हाथ पैर वाला गुण, 206 हड्डी 206 हड्डी, दूगो आंख, बिना पोंछ का, ये वाला गुण, जिस गुण को प्रकृति ने हमें दिया है, जिस गुण को हमने अपनाया है। जैसे कोई होता है बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये उसका पर्सनल गुण है, ये बायोलॉजिकल गुण नहीं है। कोई शांति से सुनता है, तो ये सब एक्वायर्ड गुण नहीं है। आगे बढ़ जाना, ये बताइए, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी वंशानुगत जो चीजें जाती हैं, बंदर का बेटा के में भी पूंछ हो जाता है, ऐसे थोड़ी होता है बंदर का बेटा बकरी हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले गलत हो जाएगा, तब तो गुणसूत्रे नहीं है वहां पे, उसका सूत्र गलत है। तो वंशानुगत जो चीजें चलती हैं, शेर का बेटा शेर, हाथी का बेटा हाथी, गधा का बेटा गधा, आदमी का बेटा आदमी, मतलब मानव, आदमी का अलग बता, औरत गुस्सी आ जाएगी, हमारा छोड़ दिए। चलिए ध्यान दे, मानव का बेटा मानव। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये बताइए, गुण का जो ट्रांसफर होता है, हेरिटेज जो होता है वंशानुगत, आप उसके पास आपको आंसर देने के लिए 3 रास्ते। आप कहिए कि एक गुण को दूसरे गुण में जीन ले जाता है। अगर आप जीन नहीं बोलना चाहते हैं तो एक गुण को दूसरे गुण को ले जाने का काम डीएनए करता है। अगर डीएनए नहीं बोलना चाहते हैं तो क्या बोल दीजिए, क्रोमोसोम ले जाता है। ये बताइए बाबू, क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए का। इसके पूरे के पूरे अंदर क्या भरा हुआ है, डीएनए भरा हुआ है। पूरे इसके अंदर क्या भरा हुआ है, डीएनए। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या भरा हुआ है, पूरा का पूरा डीएनए भरा हुआ है, डीएनए भरा हुआ है। आगे बढ़े, डीएनए के अंदर क्या भरा हुआ है, जीन भरा हुआ है, और जीन के अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड भरा हुआ है। आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड को, यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, केंद्रक से क्या निकलेगा, क्रोमोसोम। देख बबुआ ध्यान से, केंद्रक से क्या निकलेगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को खींचेंगे तो डीएनए, और डीएनए को खींच देंगे तो जीन, और समेटेंगे, जीन बन जाएगा डीएनए, और जीन बन जाएगा डीएनए। जीन क्या बन जाएगा, डीएनए, और डीएनए क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम चला जाएगा इसमें। समझ आ गया कि नहीं? और जिनको जिनको 2 दिल चाहिए सीने में, उनको 46 के जगह 47 करना पड़ेगा, पूरा सूत्र बदलना पड़ेगा। 47 करोगे तो उस हिसाब से डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो जीन चेंज होगा। अब पता चला इतना मेहनत के बाद भगवान अगर मान भी लिया कि 2 दिल बना दिया, तो इससे सूरा दोनों तुरवा के चलाएगा, दोनों। तब गाएगा, काश कहीं ऐसा होता 3 दिल होते सीने में। समझ में गया कि नहीं? तो इस सबसे जो दर्जन के हिसाब से दिल लेके घूमता सब, कोई बात नहीं, एगो मैट्रिक में टूटा, एगो इंटर फर्स्ट ईयर, एगो सेकेंड ईयर, एगो पड़ोसे में टूट गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसे दिल उल नहीं तुरवाना है, क्योंकि सारा का सारा गुणसूत्र फॉर्मूला रखा हुआ है। समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब हम आगे देखेंगे कि ससुरा जीन के अंदरवा कौन सी था। जीन के अंदरवा कौन सी था? जीन के अंदरवा होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एटीजीसी। क्या होता है? एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। याद रहेगा ना? क्वेश्चन पूछता है बाबू इससे, बढ़िया बढ़िया, इसलिए इसको भूलना नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास कल होगा। 1 आध सेकेंड के लिए कभी अगर नेटवर्क फ्लक्चुएट हो जाए तो आप लोग हल्ला नहीं करेंगे। आप लोग 5G के जमाना के हैं, आप लोग खुद ही विद्वान हैं, तो 1 आध सेकेंड के लिए कभी कट जाए तो आप लोग समझिएगा कि लिंक कट गया, तो उसको दोबारा जनरेट करने में 2-3 मिनट लग जाता है, कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास कल करेंगे, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? शेयर करें। चलिए आगे का क्लास कल देखेंगे।